दोपहर बाद हालांकि थोड़ी सुस्त पड़ी है मतदान की रफ्तार। गर्मी होने की वजह से ये मतदान की रफ्तार थोड़ी सुस्त बताई जा रही है। 11 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये है 33.91%। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय है। आप 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि जो रुझान और जो रफ्तार वोटिंग की सुबह दिखाई दी थी वो दोपहर आते आते थोड़ी सुस्त पड़ी है। गर्मी होने की वजह से ये मतदान की रफ्तार सुस्त पड़ी है। 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये है 33.91%। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। किस तरह की व्यवस्था है इसका जायजा उन्होंने लिया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय है, जहां महिलाओं से लेकर पुरुषों तक की लंबी कतारें सुबह देखने को मिली, लेकिन दोपहर तक ये रफ्तार थोड़ी सुस्त बताई जा रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है उसके 55 से 60% तक शाम तक जाने की उम्मीद है। पोलिंग पीसफुल है, फेयर है और ठीक से ऑर्गेनाइज्ड है। विशेषकर जो क्राउड कंट्रोल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो एक बूथ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, पानी की, छाया की, क्राउड मैनेजमेंट की, वो भी ठीक ठाक है। और एक और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट हाफ में टर्नआउट अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में मुझे बताया कुछ लोग अभी जो आवश्यक कामों से बाहर जाते हैं, विशेषकर जो मवेशी होंगे या बकरियां होंगी उनके साथ होंगे। सेकंड हाफ में लोग और ज़्यादा आएंगे। एक कंपनी पीएसी पैरामिलिट्री हमने उत्तराखंड पुलिस से भी दी है। इसके अलावा भी पूरे कुमाऊं से हमने इनको फोर्स को सप्लीमेंट किया है, जिला पुलिस को। तो पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। जो भी सेंसिटिव, क्रिटिकल, वल्नरेबल बूथ्स है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है। और जो क्राउड के मैनेजमेंट के लिए है, पुलिस अच्छा सहयोग कर रही है। लाइन लगाना और जो है लाइन से शांतिपूर्वक मतदान कराता, महिला पुरुषों की अलग लाइन लगी हुई है। इवन आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचर पे भी हम लोग जो है पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। चंपावत से पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, दोपहर तक जो रफ्तार है थोड़ी धीमी बताई गई है। अभी कैसा माहौल दिख रहा है केंद्रों पर? बिल्कुल अनु, देखिए मतदान केंद्रों पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है। बहुत कम मतदाता अब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जब मतदान शुरू हुआ था 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की बात की जाए तो बहुत बड़ी संख्या थी मतदान केंद्रों पर लोगों की। वो लोग वो थे जो सुबह गर्मी से बचकर मतदान करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब एक एक करके बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। 2 मतदाता यहाँ खुद खड़े हैं और वही मतदान के लिए आगे जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, महिला सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। वो लगातार एक व्यक्ति को अंदर एंट्री दे रही हैं। वो अंदर जो भी प्रक्रिया है वो सब चल रही हैं। अब तक 11 बजे तक जो जानकारी थी वो लगभग 34% के करीब मतदान हो गया था, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का डेटा आना बाकी है। हर 2 घंटे में मतदान की डेटा आता है। तो आप देखेंगे तो ये इधर से पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्र जो है वो खाली है। अब हर जगह ऐसी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। बहुत कम मतदाता हैं निकल कर जो अब आ रहे हैं। ऐसी क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, गर्मी की वजह से थोड़े से मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। और ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि दोपहर 12 जब 1 बजे का वक्त हुआ है तो 1 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे तक मतदान केंद्रों पर संख्या मतदाताओं की कम रहेगी। लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से जो मतदान नहीं कर पाए हैं या जो अपने कामकाज के लिए कहीं गए होंगे लोग, वो मतदान अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुँचेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अनु आप नज़र आ रही हैं तमाम दर्शकों के भी गंगा पर। तो ये कहा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बेहतर अच्छी बताई जा रही है। और 1 बजे तक का डेटा आएगा तो पता लगेगा कितना प्रतिशत मतदान हो गया है। फिलहाल अभी कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, उमस वाली गर्मी है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और पंकज, अगर जानना चाहें कि अगर पिछले सालों से और पिछली बार जब वोट पड़े थे उससे अगर इसकी तुलना करें तो कितने प्रतिशत तक यहाँ वोटिंग परसेंटेज रहता है, और इस बार क्या उसके बढ़ने की उम्मीद है या फिर क्या आकलन है? देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर में जो रुझान मतदाताओं का दिखा था तो उससे लग रहा था कि जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मतदाताओं की। और क्योंकि जब पिछली बार जब आम चुनाव हुए थे उस वक्त क्योंकि जो वक्त था वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, जाड़ों का वक्त था, तो लोग निकल रहे थे अपने घरों से और मतदान के लिए पहुँच रहे थे। आप वोट डालने आए? अच्छा, आप इनके साथ आए। आप वोट डाल दिया? जी हाँ। गर्मी की वजह से थोड़ा लेट निकले? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचा है आपने दिमाग में? सर क्या सोचा, अब ये हमारे यहाँ का विकास होगा
और क्या कहते हैं, बच्चों को रोजगार मिलेगा, उससे ज़्यादा क्या है। और तो वोट दिया है, आप जा रहे हैं वोट डालने? हाँ, डाल लिया है। कैसा है आपका क्षेत्र, मोहल्ला कैसा है, गाँव ठीक है या कुछ चीजें मोहल्ला, हाँ बहुत चीज़ें हमारे मोहल्ले में तो बहुत चीज़ें कम है। पानी नहीं ना है, लैटरिन नहीं है को के घर में, सब बाहर जाए, उधर रेलवे वाले मना कराएं, बहुत सी समस्या हैं। तो ये आपको वहाँ होना चाहिए घर देखिए, तो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं लोगों की जो और वहाँ पर पंकज मांग साहब कर रहे पता हैं। चल रहा है लेकिन कि अगर हम मुद्दे स्पष्ट हैं जो मतदाताओं अभी के 2022 दिलो में दिमाग में कि वो क्या सोचकर किसे चुनना चाहते हैं और क्या उनकी पसंद है। पंकज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, ये तस्वीरें और जानकारी आपके माध्यम से लेते रहेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस दौरान मतदान के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ मतदाता स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी मतदान के लिए पहुंचे हैं, जिससे आम जनता इससे प्रभावित हो सकती है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह कैसा है। ऐसे ही एक महिला व्हील चेयर पर मतदान के लिए पहुंची, जबकि एक बीमार शख्स अपने परिवार के सदस्यों की मदद से मतदान के लिए पहुंचा। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन बेहद उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। इस वक्त जो सन्नाटा एक तरह से पसरा हुआ है मतदान केंद्रों पर, जो लोग अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं उन्हें इन तस्वीरों को देखने के बाद वोट जरूर डालना चाहिए। जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से असमर्थ लोग भी, बीमार लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और चंपावत में 100% मतदान होगा। मतदान को लेकर बहुत उत्साह है और हमने पहले ही कहा था कि आज 100% मतदान होगा। एक इतिहास मतदान का भी बनेगा और चंपावत विधानसभा का भी एक नया इतिहास आज बनेगा। बहुत उम्मीदें लोगों से हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें विकास की हो जाएंगी, तो क्या? नहीं, निश्चित रूप से वो तो हम लोगों का काम है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। भाग्यशाली है जनता और आज उत्साह होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं और कभी ऐसा दिखा नहीं, इस क्षेत्र को कभी ऐसा सोचा नहीं। आज ये सब मौका मिला है, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। आपकी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता है, आप लगातार सीएम साहब के साथ लगे हुए हैं। जो क्षेत्र के हित में कर सकता था मैंने मैक्सिमम करने की कोशिश की। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ मतदान स्थलों पर महिला कतार में लगकर वोट डालती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव हर हाल में जीतना जरूरी है। और चलिए फिर से रुक कर लेते हैं पंकज राणा, हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, जानकारी हम तक इस चुनाव से जुड़ी पहुंचा रहे हैं। पंकज, बताएं क्या और अपडेट है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, किसी से बात अगर करना मुमकिन हो तो बात भी करें, उनके मुद्दे जानें। बिल्कुल अनु, मैं कोशिश करूंगा लोगों से बात करने की, क्योंकि देखिए भीड़ नहीं है, एक ही मतदाता खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या किसी मुद्दे हैं आपके, क्या सोच कर आए हैं कि आपको मतदान करना है और अच्छी विधायक बने आपका और बेहतर विकास? देखिए, हमारे जो विधायक होंगे अगर वो सीएम हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है हमारे लिए। तो हमारा तो बेसिक तो आप मुद्दे सोच के आए होंगे ना, बिना नाम लिया आप बताइए ना, समस्या क्या है आपकी? हाँ, देखिए हमारे शहर में जो समस्या है मेन जो है कि यहाँ का जो टूरिज़्म है वो थोड़ा डेवलप होना चाहिए। तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा भी है कि जैसे जो पूर्णागिरी है उसको जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाने की होगी और जो रोडें हैं वो थोड़ा ठीक ठाक होंगी। इसमें मेन जो है कि यहाँ पे टनकपुर को और जो मतदाता आए हैं वो वोट डाल के आए हैं, आपसे ही बात कर लेते हैं। आपने डाल दिया वोट? जी हाँ, डाल दिया। अच्छा, क्या बेसिक मुद्दे आपने क्या सोचा है मन में कि ऐसा आपका क्षेत्र विकास होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको? जी, हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे रोडवेज और इसकी मैटर चल रहा है सेंट्रल वर्कशॉप का, उसके लिए विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा और जो हमारे यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ के वो ज़्यादा विकास करेंगे हमारे यहाँ। क्योंकि टनकपुर के कई क्षेत्रों में हम गए हैं, साफ़ सफाई को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं कि हम अगर शारदा बैराज की साइड जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको लग रहा है आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई ठीक है, वहाँ ठीक है? हाँ जी हाँ, अभी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर पहले से ज़्यादा अच्छी है अभी और आगे भी ज़्यादा और अच्छी उनकी उम्मीद है, क्योंकि शारदा बैराज की तरफ कूड़ा पड़ा रहता है, थोड़ा और अच्छा विकास होगा, उम्मीद रखते हैं इस बात की। ज़्यादा उम्मीद बन गई है अब तो। देखिए उम्मीदें हो गई हैं लोगों को। आप भी मतदान करने आए भैया? कर दिया। आपने कर दिया है, तो आप
आप तो युवा हैं, क्या कुछ सोच के मतदान किया है? क्या बस विकास को लेकर रोजगार और एक अच्छी सरकार रहे राज्य में, धामी जी के अच्छे नेतृत्व में सरकार चलेगी। क्या आप करते हैं, क्या करते हैं आप? अभी तो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा आपका है क्षेत्र में, और चीज़ें सड़क, पानी, बिजली, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई पंकज, दिक्कत तो नहीं है। रोजगार, विकास, इन मुद्दों को लेकर यहाँ क्षेत्र की जनता वोट डाल रही है और वो इन लोगों की बातों से पता चल रहा है कि मुद्दे कितने साफ हैं लोगों के दिमाग में, और देखते हैं कि कितना ये वोटिंग परसेंटेज पहुंचता है। पंकज, इसी तरह से नजर आप लगातार बनाते रहिएगा और ये जानकारी, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए देहरादून में कार्यक्रम करवाया गया। सीएम आवास पर जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान अलग अलग योजनाओं से जुड़े 280 लाभान्वित भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कई लाभार्थियों को सहायता राशि के तौर पर चेक भी दिए गए। तो ये कार्यक्रम आज हुआ, जहां सीएम आवास पर ही जनता दर्शन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए लाभान्वित यहां पहुंचे। इनकी संख्या 280 रही। कार्यक्रम में कई लाभार्थियों को सहायता राशि के तौर पर चेक भी वितरित किए गए। प्रकार से आज माननीय मोदी जी की सरकार के 8 साल हुए हैं और एक ही उद्देश्य उनका था कि किस प्रकार से जनता के हित का वो काम करें और जनता के लिए वो काम करें। और आप देखिए, एक से लेकर लास्ट तक हमारे इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, जैसे माननीय मोदी जी का सपना था कि लोकल फॉर वोकल, वो ही उत्पाद यहाँ पे मुझे दिखाई दिए और आज पूरे देश भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं सबसे पहले सबको बधाई दे रहा हूँ। मैं देहरादून की ग्रामीण इलाके से हूँ। मैं DDU के प्रोग्राम से अब HM कोर्स कर रही हूँ। अभी मुझे पुरस्कृत किया गया है, मुझे किट मिली है जिसमें मुझे बुक्स मिली है, टैबलेट मिला है, यूनिफॉर्म मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की, जहां पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद केदारनाथ आने वाले यात्री परेशान दिख रहे हैं। वापस लौटाए जा रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्री। व्यापारियों ने अब पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। केदारनाथ से एक खबर, जहां पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद केदारनाथ आने वाले यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें प्रशासन वापस भेज रहा है और इससे वे काफी दिक्कत में हैं। और इसी बीच व्यापारियों ने भी पंजीकरण व्यवस्था खत्म करने की मांग की है। आपको बता दें कि तय संख्या में ही लोग दर्शन कर पाएं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप श्रद्धालु यहां पहुंचे और किसी तरह की दिक्कत उन्हें ना हो। इससे पहले जब संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी थी, जो तय संख्या है उससे ज्यादा, तो ऐसे में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यही वजह है कि पंजीकरण की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया, लेकिन अब इससे यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत भीड़ है, जहाँ जहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, चेकिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ 5-4 घंटे से हम लोग फंसे हैं। 70 आदमी 80 आदमी है यहाँ पे, हम लोग 2 गाड़ी निकालते। देखिए, गाइडलाइंस क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन करा कर ही आएँ और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन है उसी दिन आप यात्रा करें। और सभी श्रद्धालुओं से जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या अन्य जगहों से आ रहे हैं उनको मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के और जिस डेट पे आपकी रजिस्ट्रेशन की तिथि है मंदिर जाने की, उसी दिन ट्रैवल करें। चारधाम यात्रा को शुरू हुए महीने भर का वक्त होने जा रहा है। यात्रा पर शुरुआत से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,83,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 2,46,000 तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। जबकि यात्रा के दौरान अब तक 30 यात्रियों की जान भी जा चुकी है, जिसमें 3 यात्रियों की जान हादसे से गई है, जबकि 27 यात्रियों की मौत का कारण हार्ट अटैक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की है और यात्रियों से भी अनुरोध यही किया गया है कि यदि वे स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर आने से पहले यदि वो सीनियर सिटीजन हैं या किसी गंभीर रोग से ग्रस्त रहे हैं पूर्व में, तो अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा कर आएं। और अब बात बद्रीनाथ धाम की कर लेते हैं, जहां यात्रा पर भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक जहां 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कल ही यात्रा सीजन में अब तक 24,244 श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं।
और रुड़की में अब बात करते हैं रुड़की से खबर, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां दिन दहाड़े बाइक चोरी का मामला सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिनसे साफ हो जाएगा कि कैसे दो चोर दिन दहाड़े शातिर अंदाज में आए और कुछ ही देर रुककर वहां माहौल को भांपते हुए मौका पाते ही बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। ऐसे में आप भी इन बाइक चोरों को पहचान लीजिए। अगर आपके घर के आसपास ये नजर आते हैं तो इनकी सूचना फौरन पुलिस को दें। तो ये अब तस्वीरें सामने आई है जहां दो लोगों को आप देख सकते हैं। आसपास पहले ये टहलते हैं, बाइक के पास जाकर खड़े होते हैं और जब इन्होंने देखा कि कोई नहीं है, इस बाइक पर हाथ साफ किया, इसे वहां से ले गए। रुड़की की ये तस्वीरें हैं, दिन दहाड़े बाइक चोरी का ये मामला है। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस भी मामले में कार्रवाई कर रही है। ऐसे में आपको खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर संदिग्धों को आप देखें तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। उधर रुड़की में ही एक अज्ञात महिला 4 साल की बच्ची को चुराकर रफ्फू चक्कर हो गई, मगर महिला की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके जरिए अब पुलिस महिला की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद का एक परिवार जियारत के लिए पिरान कलियर आया था और इसी दौरान ये वारदात हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब बच्ची को चुराने वाली इस महिला की तलाश में जुटी है। खबर देहरादून से, आज नामांकन दाखिल करेंगी कल्पना सैनी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए आज वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब कल्पना सैनी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा ने कल्पना सैनी को राज्यसभा का टिकट दिया है उत्तराखंड से और आज वे दोपहर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। देहरादून से आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं कल्पना सैनी। भाजपा की ओर से उन्हें ये टिकट दिया गया है और 2 बजे समय है उनके नामांकन दाखिल करने का। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री चंदन राम दास ने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसे मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली तो सरकार न सिर्फ इन मदरसों की अनुदान राशि बंद कर देगी बल्कि इन्हें बंद भी कर दिया जा सकता है। देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में मैं शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है। टिहरी जिले में जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा जनता दर्शन कार्यक्रम में देखा जा सकता है। दरअसल विकास भवन में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम छुट्टी पर होने के चलते मौजूद नहीं थी, तो वहीं बाकी अधिकारी भी मौके से नदारद हो गए। जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची थी इस कार्यक्रम में, लेकिन इस दौरान अधिकारियों के न होने से लोग निराश हुए। टिहरी जिले में जनता की समस्याओं को लेकर ये अधिकारियों की गंभीरता को दर्शाता है। जनता दर्शन कार्यक्रम था, विकास भवन में आयोजित था, लेकिन इस दौरान डीएम की छुट्टी पर होने के चलते वे मौजूद नहीं रही, तो बाकी अधिकारी भी मौके से नदारद दिखे और इस दौरान जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे वे भी निराश नजर आए। उधर गैरसैंण में बजट सत्र न कराने पर हरीश रावत का बयान आ गया है। गैरसैंण में सत्र न करवाना महापाप है, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है। कांग्रेस विधानसभा सत्र में
निंदा प्रस्ताव लाएगी। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वे विधानसभा सत्र में इस बाबत एक निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे। हरीश रावत ने कहा है कि गैरसैंण में सत्र ना करवाना महापाप है। आपको बता दें कि पहले गैरसैंण में सत्र होने की बात थी, लेकिन अब इसे देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जिस पर हरीश रावत का कहना है कि गैरसैंण में सत्र ना करवाना महापाप है। उधर पौड़ी में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक साउंड डिवाइस तैयार किया गया है। ये डिवाइस ऐसे जंगली जानवरों को खेतों से दूर रखेगा जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये साउंड डिवाइस एक किसान ने ही तैयार किया है। इसे उद्यान विभाग ने अपनी एक नर्सरी में परीक्षण के लिए लगाया भी है। बढ़ते हैं आगे। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंची। विश्व प्रसिद्ध चितई मंदिर में ये यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है, जिसके बाद यात्रा सिद्धनौला से मुख्य बाजार होते हुए ऐतिहासिक नंदो देवी मंदिर पहुंची। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा 2 साल से नहीं हो पा रही थी। इस दौरान यात्रा के संयोजक व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि जगदीशिला यात्रा आज 23 वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति की कामना और देव संस्कृति को जिंदा रखना है।